नमस्कार दोस्तों, गुरुजी ने ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, मेवाड़ का इतिहास। उसका जो पार्ट 1 है वो आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जानकारी दे देता हूँ कि अभी भी आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया, तो आप बिल्कुल नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो सब्सक्राइब के आगे वाली घंटी है उसको दबाकर आप जो भी नोटिफिकेशन है नए वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। और यहाँ पर कौन सा वंश ने शासन किया था? गोइल वंश। चलिए बात करते हैं, जो वर्तमान में भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद का क्षेत्र है, उसका प्राचीन काल में जो नाम था वो था सीवी जनपद। सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी जो राजधानी थी वो थी माध्यमिका। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में बात कर लेता हूँ इस क्षेत्र के जो मेव या मेद जाति का अधिकार रहने से इसका नाम मेदपाड़ या मेवाड़ पड़ा। तो इस जात यहाँ पर मेद या मेव जाति का अधिकार था और इसका अधिकार रहने के कारण इसका जो नाम था वो मेदपाड़ पड़ा, यानी मेवाड़ इसका यहाँ का नाम पड़ा। चलिए बात कर लेते हैं इनकी उत्पत्ति की बात करने से मैं बता देता हूँ कि किन किन कौन से वैज्ञानिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने मत दिए थे कि इनकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुए थे। तो पहले ही मैं उत्पत्ति की बात कर लेता हूँ। अबुल फजल ने इनको मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा के वंश से उत्पन्न होना लिखा है। नौशेखा ईरान के बादशाह थे, नौशेखा के वंश से उत्पन्न होना बताया किसने? अबुल फजल ने। ठीक है, उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं, जो कर्नल टोड हुए हैं, कर्नल टोड, उन्होंने जो गुहिलों का संबंध है वो क्या वल्लभी के शासक वंश से बताया है। वल्लभी के शासक वंश से बताया। चलिए बात कर लेते हैं, इस बात का जो समर्थन है वो कौन करता है? कवि राजा श्यामल दास। और ये कहाँ पर ये समर्थन करता है? इसकी जो पुस्तक थी वीर विनोद, उसमें ये समर्थन इस बात का करता है कि ये वल्लभी के शासक वंश से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं, ये एक और इनके पता पाया जाता है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति और जो एकलिंग महात्म्य में भी गुहिल वंश के ब्राह्मण वंश से संबंध होने का किससे ये किससे बताते हैं कि ये ब्राह्मण वंशीय थे। चलिए, और इस जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य के अनुसार ये ब्राह्मण वंशीय माना गया, तो इस बात की जो समर्थन है वो कौन करता है? मूणोद नैणसी भी करता है और जो गोपीनाथ शर्मा है वो भी इस बात का समर्थन करता है कि ये ब्राह्मण वंशीय हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जो असली कड़ी है वो इतिहास की, उस इतिहास को बैकग्राउंड को अब जोड़ेंगे अपन कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, कौन से जो फाउंडर थे इसके, कौन से संस्थापक थे, उनकी बात कर लेते हैं। साहब बात कर लेते हैं, वल्लभी का शासक था शीलदित्य और इसकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो थी आनंदपुर या बड़नगर। ठीक है, शीलदित्य की। और इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम था गुहिल या गुहादित्य। ठीक है, और ये जो है वो मेवाड़ का संस्थापक माना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये बात है वो है 566 ईस्वी के आसपास की, ये मैं बात की अभी की है। वो गुहिल या गुहादित्य हुए थे मेवाड़ के संस्थापक। उसके बाद में जो संस्थापक के शासक, उसके बाद में जो शासक आया था वो था महेंद्र जो सेकंड था, उसका पुत्र आया था, और महेंद्र सेकंड का पुत्र था, उसका नाम था बप्पा रावल। और इसने यहाँ पर शासन किया था 734 से लेकर 753 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। और इसका जो मूल नाम था वो बप्पा न होकर कालभोज था। और ये बप्पा नाम की इसने उपाधि ली थी। और ये बात किससे मिलती है? एक तो गौरीशंकर ओझा हुए हैं, उनसे बात जानकारी मिलती है, और एक कवि श्यामल दास है, उनसे अपने को पता चलता है कि ये उपाधि थी। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं, जो बप्पा रावल थे उसने एक उपाधि ग्रहण की थी, वो थी हिंदुआ सूरज।
और बप्पा के बाद में जितने भी गुइल वंशीय शासक आएंगे वो सब अपने आप के सभी शासक स्वयं को हिंदुआ सुरुज कहते थे। उसके बाद में नैन्सी व कर्नल जेम्स टॉड ने इस बात को स्वीकारी है कि ये बप्पा था वो हरित ऋषि की गायें चराता था, उसकी कृपा से बप्पा को राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। तो हरित ऋषि की बात ये स्वीकारते हैं कर्नल नैन्सी और जेम्स टॉड, ये स्वीकारते हैं कि हरित ऋषि की गायें वायें चराता होगा और उसकी जो आशीर्वाद के फलस्वरूप इसको ये जो राज्य की प्राप्ति हुई थी इसका उल्लेख मिलता है। और राज प्रशस्ति के अनुसार 734 में बात कर लेता हूँ। राज प्रशस्ति बात आई है दोस्तों 734 ईस्वी की, ठीक है। उसके अनुसार जो चित्तौड़ के शासक को परास्त किया था, किसने किया था? चित्तौड़ के जो शासक थे मान मौर्य और ये चित्तौड़ के शासक को, और यहाँ पर इसने चित्तौड़ के जो शासक थे मान मौर्य उसको परास्त करके और चित्तौड़ पर अधिकार किया था और जो राजधानी बनाई थी बप्पा राहुल ने वो थी नागदा। तो जो चित्तौड़ के शासक थे मान मौर्य उसको परास्त किया था और उसके बाद में जो राजधानी बनाई थी नागदा बनाई थी, और इसकी जो बप्पा की मृत्यु हुई थी वो ही नागदा में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में बप्पा ने जो कैलाशपुरी में जो एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाए थे, एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण, ठीक है, ये इसने कुछ करवाया था एकलिंग जी मंदिर का निर्माण। और कहते हैं कि ये गुइल वंश के जो कुलदेवता थे ये थे एकलिंग जी के, ठीक है। उसके बाद में किंवदंतियाँ मौजूद है बप्पा के संबंध में कि ये बप्पा था वो एक झटके से 2 भैंसों के टुकड़े बलि दे देता था, यानी एक झटके में बलि देना। और ये किंवदंतियाँ हैं 12,72,000 इसकी इस पास सेना थी, ये भी एक किंवदंती विद्यमान है। उसके बाद में 4 बकरे ये खाता था, यानी 4 बकरों को एक साथ खा जाता था, इतना बलशाली था। 35 हाथ धोती और 16 हाथ का दुपट्टा रखता था और 32 मन का खड़ग पहनता था। तो ये तमाम प्रकार की किंवदंतियाँ हैं, लेकिन मैंने ऐतिहासिक जानकारी दे रहा हूँ तो आपको मैंने बता दिया। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। बप्पा के बाद में जो शासक आए थे वो आए थे भोज, उसके बाद में आए थे महेंद्र। भोज थे वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे ऐसा बताते हैं, और महेंद्र थे वो उनको बिल्लू से पराजित होना पड़ा था। महेंद्र के बाद में आए थे नाग, और नाग के बाद में आए थे शिलादित्य। शिलादित्य थे ये भी बिल्लू से परास्त हुए थे। उसके बाद में आए शासक आए थे अपराजित। अपराजित के बाद में जो कालभोज और खुमान प्रथम, कालभोज, खुमान प्रथम, खुमान फर्स्ट। उसके बाद में मंतट, भट्ट, खुमान सेकेंड, खुमान थर्ड, ये शासक आए थे। और उसके बाद में एक शासक आए थे अल्लट, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इनके बारे में कुछ इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए मैं आपको नाम सिर्फ बता रहा हूँ। अल्लट ने क्या किया था, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया था और आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। ये अल्लट का मुख्य विशेषता थी, दूसरी राजधानी बनाया था इसने आहड़ को। और वराह मंदिर, आदि वराह का मंदिर, जो आदि वराह का मंदिर तो पुष्कर में है, लेकिन जो वराह मंदिर का निर्माण है ये इसने यहाँ पर करवाया था। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। अल्लहट के बाद में जो शासक आए थे वो आए थे नरवाहन, और नरवाहन के बाद में जो शासक आए थे वो थे शक्ति कुमार। शक्ति कुमार ने एक युद्ध लड़ा था दोस्तों, वो बात कर लेते हैं। एक शासक थे मालवा के जो शासक थे उनका नाम था परमार मुंज। परमार मुंज ने इस शक्तिमार के साथ युद्ध किया था और चित्तौड़गढ़ पर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और इसके बाद में जो शक्ति कुमार के बाद में शासक आए थे वो अंबा प्रसाद, सुचिवरम, कीर्तिवरम, योगराज, बेरट, हंसपाल, वेरी सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह, विक्रम सिंह आदि योग्यशाली शासक आए थे। और जो विक्रम सिंह था लास्ट उसका शासक था, विक्रम सिंह के बाद में जो शासक आया था नेक्स्ट वो आया था रण सिंह, इसका उत्तराधिकारी हुआ था रण सिंह। ये बात है दोस्तों 1158 ईस्वी की, ठीक है। आज तो अपन इतिहास की भूमिका बना रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि कहाँ से इनका स्टार्ट हुआ था, और ठीक है रण सिंह की बात होगी। अब रण सिंह के 2 बेटे थे, पहले का नाम था क्षेत्र सिंह, एक दूसरे का नाम था राहब, ठीक है।
ये जो क्षेत्र सिंह था इसका पुत्र, इसने क्या कौन सी मेवाड़ की जो रावल शाखा थी उसको जन्म दिया, ठीक है। और इसने राप ने जो राणा शाखा थी उसको जन्म दिया, यानी नई शाखा की इन्होंने स्थापना की थी। और पहले क्षेत्र सिंह की बात कर लेते हैं। और इसके क्षेत्र सिंह के भी दो पुत्र थे। पहले का नाम था सामंत सिंह, दूसरे का नाम था कुमार सिंह, ठीक है। ये था पहले। इस अब राप की बात कर लेते हैं, जो रण सिंह का पुत्र था। राप ने क्या किया था, जो सिसोदा ग्राम में राणा शाखा की स्थापना की थी, सिसोदा ग्राम में। और सिसोदा ग्राम में ये बोले कि राणा शाखा की स्थापना करने के कारण ये बाद में कौन सी क्या कहलाए, सिसोदिया, ठीक है। इसकी बात हो गई, ये एंड हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। इनके दो पुत्र हुए थे क्षेत्र सिंह के, सामंत सिंह और कुमार सिंह। जो सामंत सिंह था वो 1172 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 1172 ईस्वी में शासक बना था। और राजा कित्तू यानी कीर्तिपाल जो नाडोल के चौहान थे, उनसे युद्ध का सामना करना पड़ा। और फलस्वरूप इनसे सामंत सिंह से ये कीर्तिपाल ने क्या किया, मेवाड़ राज्य छीन लिया, ठीक है। और ये छीनने के बाद में क्या हुआ, ये जो कुमार सिंह बचे, अब कुमार सिंह ने क्या किया था, इस कीर्तिपाल पे वापस अटैक किया और कीर्तिपाल से वापस क्या क्या छीन लिया, इन्होंने मेवाड़ वापस प्राप्त कर लिया। तो ये इनकी जो हिस्ट्री थी वो थी। और कुमार सिंह के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए थे वो थे पदम सिंह। और पदम सिंह के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए थे वो हुए थे जैत्र सिंह। तो अब बात कर लेते हैं जैत्र सिंह की। जैत्र सिंह इन्होंने जो शासन किया था वो था 1213 से लेकर 1250 ईस्वी तक। लेकिन कुछ जो डॉक्टर ओझा थे उन्होंने भी ये बताया कि इन्होंने जो शासनकाल था ये 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक था। तो अलग अलग बुकों में अलग अलग दिखाया, मैंने आपको बता दिया। ये तो जो है ओझा के अनुसार है और ये कई बुकों में दिया हुआ है। तो इसके जो जैत्र सिंह के शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था बुतेला का युद्ध, ठीक है। तो इसमें जो गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, ये जैत्र सिंह क्या हो गया, जैत्र सिंह ये विजयी हुआ, ठीक है। और इसके काल में जो चित्तौड़ को इसने नई राजधानी बनाया था, नागदा से स्टार्ट करके हटा करके चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया, ठीक है। और इसका कारण था कि नागदा ये जो इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था इसकी वजह से नष्ट हो चुका था, इसकी वजह से इसने जो नई राजधानी स्थापित की। और इस युद्ध की जो जानकारी है वो जय सिंह सूरी की हमीर मदमर्दन जो पुस्तक है उससे अपने को प्राप्त हुई है। वह नागदा से प्रभावित चीरवा का जो अभिलेख है उससे अपने को इस युद्ध की जानकारी मिलती है। यानी एक तो मिलती है जो जय सिंह सूरी द्वारा लिखित है हमीर मदमर्दन, और दूसरी जो चीरवा अभिलेख है उससे अपने को ये जानकारी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, एक पुस्तक इसके काल में जो लिखी गई थी पाक्षिक वृत्ति वेजल द्वारा, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में कभी पूछा जाता है। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए हैं इनके काल में, उनकी बात करेंगे। जो एक वंश हुआ था गुलाम वंश, ठीक है, और खिलजी वंश, ये वंश इनके काम आएंगे तो आप ध्यान रखना। और तुगलक वंश, और उसके बाद में सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये क्रम से आप ध्यान रखना क्योंकि ये अब इनसे युद्ध होते जाएंगे और इनके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे जाके कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और अपने आसपास सफाई जरूर रखें।